Assalamu alaikum. Am I audible to everyone? अच्छा हलीमा बेटा, आप यहाँ पर होस्ट बनी हुई हैं। आप काइंडली मुझे को होस्ट बना सकती हैं या मुझे होस्ट बना दें? मोर पे जाएंगे ना, यहाँ पे मेरे नाम के साथ ये किप CSS मुल्तान के नेम से। हाँ, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? चलिए, ओके हो गया। आज जो हमने टॉपिक करना है वो अग्रीमेंट मिस्टेक्स का है। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं जो उन्होंने आपको जो 10 मार्क्स का करेक्शन का क्वेश्चन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक जिसको लिया जाता है उसमें एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एग्रीमेंट मिस्टेक्स भी होते हैं। हम इसको आज देखेंगे एग्रीमेंट मिस्टेक्स को, जिसको आप किसी भी बुक में उठाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से आपको मिल जाएगा। बेशक वो आप रनन मार्टिन उठा लें या फिर करीमदा चुगताई की उठा लें। तो आज हमने यही टॉपिक करना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स वर्ब अग्रीमेंट। कुछ सेंटेंसेस आते हैं जो कि उसने डायरेक्ट नहीं दिए हुए होते, इनडायरेक्टली दिए होते हैं। यानी उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका बाद में लगा हुआ होता है और जो आपका वर्ब होता है वो पहले लगा हुआ होता है। तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू चूज द राइट वर्ब। उन्होंने आपको इनकरेक्ट दिया होगा, आपने उसको करेक्ट करना होगा। आप मुझे बताएं पहले सेंटेंस में कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, देयर इज अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल या फिर देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल? एनीवन? कहाँ चले गए हैं आप लोग? आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन हियर। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अचानक सब गुम हो गए हैं। कैन यू हियर मी? बेटा ये स्क्रीन, ओके यस। बेटा ये स्क्रीन के ऊपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये मैसेज में भी लिख सकते हैं। लेट मी जस्ट डिसेबल इट फॉर यू पीपल। ओके, अगर आप रिवर्स वर्ब अग्रीमेंट की तरफ आए तो उन्होंने यहाँ पर आपको मिस्टेक क्या दी हुई होती है, देयर इज अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल। लेकिन करेक्ट क्या है, देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल। आर करेक्ट है, क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं ना। अगर ये सेंटेंस सिंपल होता तो इसको होना चाहिए था अ पेन एंड अ पेंसिल आर ऑन द टेबल। तो इस वजह से यहाँ पर भी आपने यही देखना है कि दो चीजें हैं, इस वजह से आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये करेक्ट होगा, देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इन द गैराज वाज पार्क्ड अ बाइक एंड अ कार या फिर वर पार्क्ड अ बाइक एंड अ कार। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वर पार्क्ड अ बाइक एंड अ कार। अगर आप इस सेंटेंस को सिंपल लिखें तो ये होगा अ बाइक एंड अ कार were parked in the garage। इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट वर्ब होगा वो was नहीं होगा, वर होगा।
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पर आए तो कुछ मोडाल वर्ब्स होते हैं जिसमें आपके पास विल, वर्ड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये आपके मोडाल वर्ब्स होते हैं। जब मैंने आपको वर्ब्स की टाइप्स करवाई थी तब मैंने आपको मोडाल वर्ब्स के बारे में बताया था। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, मोडाल वर्ब्स के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई शैल कम इन टाइम, ही विल कम टुमारो। लेकिन अगर इसके बाद हैज, हैव, हैड में से कुछ चूज करना पड़े तो यू विल ऑलवेज चूज हैव। ना ही आप हैज यूज करेंगे ना ही आप हैड यूज करेंगे। जैसे आई शैल हैव रिटन द एसे बाय मंडे, या फिर ही विल हैव गॉन, ही विल हैज गॉन नहीं आएगा, यहाँ पर हैज ही की वजह से नहीं आएगा, बल्कि बल्कि विल की वजह से यहाँ पर हैव आएगा। तो मोडाल वर्ब्स एग्रीमेंट में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपके मोडाल वर्ब्स के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये आपके मोडाल वर्ब्स हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट। और इनके बाद अगर आपने हैज, हैव, हैड में से कुछ चूज करना पड़े तो यू विल ऑलवेज चूज हैव। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके कुछ सेमी मोडाल वर्ब्स आ जाते हैं जिसमें है ought to, need not, dare not, used to, had better, would rather या फिर had rather। ought to का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाई डू वी यूज इट? जब भी हमने किसी के ऊपर प्रेशर पुट करना हो तो उसके लिए हम ought to यूज करते हैं। he ought to follow the directions। used to आप पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह नीड नॉट जो है ये आप जरूरत के लिए यूज करते हैं, यू नीड नॉट वरी। और डेयर नॉट ये जरूरत के लिए यूज करते हैं। हैड बेटर मुनासिब रहेगा, और वुड रादर या हैड रादर ये आप प्रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, व्हेन यू प्रेफर वन थिंग ओवर अनदर। जैसे सेंटेंस देखें, ही ऑट टू फॉलो द डायरेक्शंस। इसमें इन अब सेमी मोडाल वर्ब्स में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। जैसे ही ought to follow the directions, he ought to followed the directions नहीं होगा, ought to follows the direction नहीं होगा। सेमी मोडाल वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट एस और एस, और आपका जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो भी विदाउट एस और एस ही आना चाहिए। तो यू नीड नॉट वरी, हम नॉर्मली लैंग्वेज में क्या यूज कर रहे होते हैं, यू नीड नॉट टू वरी, दैट इज इनकरेक्ट, इनफॉर्मल सेंटेंस है। You need not worry, this is a correct sentence. He dares not go out in the scorching heat, scorching heat। तो डेयर नॉट के बाद भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। वी यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स इन द चाइल्डहुड, पास्ट रिपीटेड एक्शन। हैड बेटर, आई हैड बेटर लीव बिकॉज इट इज टू लेट। अब यहाँ पर आई हैड बेटर लेफ्ट नहीं आएगा, हैड की वजह से यहाँ पर आपने लेफ्ट नहीं लगाना, बल्कि हैड बेटर जो है इस पूरे की वजह से आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है यानी बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। और लास्ट जो है आई वुड रादर या आई हैड रादर डाई देन बेग, ये आप सेंस ऑफ प्रेफरेंस के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है कि सेमी मोडाल वर्ब्स जब भी आपके सेंटेंस के अंदर आते हैं इनके बाद आपने हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ds। तो इन सेमी मोडाल वर्ब्स के बाद भी आप हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ आ जाएं तो तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे डू, डज और डिड, यही तीन है जिनके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और उसके बाद इनके बाद अगर आपको हैज, हैव, हैड में से कुछ चूज करना पड़े तो यू विल ऑलवेज चूज हैव। जैसे ही डज नॉट लाई, ही डज नॉट लाइज नहीं होगा। ही डिड नॉट लाई, ही डिड नॉट लाइड नहीं होगा। he does not have a car, he does not has a car नहीं होगा। I do not have a car, I did not have a car। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पर he की वजह से has नहीं आएगा, बल्कि does की वजह से यहाँ पर have आएगा। इंफिनिटिव यूज करते हैं नंबर 1।
के बाद अगर आपको हैज हैव हैड में से कुछ चूज करना पड़े तो यू विल ऑलवेज चूज हैव। उसके बाद अगर आप आए तो इन्फिनेटिव्स होते हैं। इन्फिनेटिव वही होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट इसके बाद भी वर्ब की हमेशा यानी इस चीज का भी आपने ख्याल करना है कि टू के बाद हैड में से इनके बाद भी हमें कुछ चूज करना पड़े, यानी टू के बाद, तो आप हमेशा हैव चूज करते हैं। जैसे I want this to write a poem. I want him to write a poem. I want him to write a poem. तो टू राइट अ पोइम आएगा, टू रोट अ पोइम नहीं आएगा। अगर आपका यही टेंस पास्ट में चला जाता है तो वो हो जाएगा आई वॉन्टेड, सॉरी, अगर हम यहाँ से हिम को ओमिट ही करते हैं, आई वॉन्ट टू राइट अ पोइम, सिंपल सेंटेंस, आई वॉन्ट टू राइट अ पोइम। और अगर हम इसको पास्ट में लिखेंगे तब भी आप यहाँ पर तो वर्ब को चेंज करके पास्ट में करेंगे, लेकिन टू के बाद वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आएगी। आई वॉन्टेड टू राइट अ पोइम, ही सीम्स टू हैव अ नाइस आइडिया, टू हैज अ नाइस आइडिया नहीं होगा, ही सीम्ड टू हैव अ नाइस आइडिया। तो आपका टेंस जो मर्जी हो, आपने इस चीज का ख्याल करना है, टू के बाद आपकी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑलवेज चूज हैव। अगर आपका पास्ट टेंस है तो आपने टू के बाद यहाँ पर हैड चूज नहीं करना, ही सीम्ड टू हैड अ नाइस आइडिया, इट विल बी इनकरेक्ट। उसके बाद कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जिसमें नो फैमिली, एनी फैमिली, एवरी फैमिली, यानी नो फैमिली में नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नाइदर, आइदर और ईच। इन सब के बाद वर्ब की हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। यानी आप अगर सेंटेंस देखें यहाँ पर, नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग होगा, आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का आइडिया दे रहे होते हैं। नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। और अगर जब भी आप ऑफ द फ्रेज चूज करते हैं, इसका मतलब है कि आपने आगे उसको ऑप्शंस देनी है। यानी वन ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉय नहीं होगा, ऑफ द बॉयज होगा। तो ऑफ द की फ्रेज के बाद व्हेनेवर इट इज यूज्ड टू गिव ऑप्शंस, जिसमें आपने कुछ चूज करना होता है, तो आप हमेशा इसके बाद जो नाउन होता है उसको प्लूरल यूज करते हैं। नाइदर ऑफ द बुक, वन ऑफ द इनकरेक्ट है, वन ऑफ द बॉय इनकरेक्ट है, यानी लड़के में से एक लड़का, इट इज इनकरेक्ट। एक लड़के का आप ऑप्शन ही नहीं दे सकते अगर आपने उसमें से भी चूज करना है। तो वन ऑफ द बॉयज होगा, नाइदर ऑफ द बुक्स होगा, नन ऑफ द बॉयज होगा। इनके बाद आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना है। नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, यानी दोनों किताबों में से कोई किताब भी इंटरेस्टिंग नहीं है। नन ऑफ द बॉयज वॉज रेडी, लड़कों में से कोई लड़का भी तैयार नहीं है। ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच पेरेंट एंड ईच सर्वेंट इज हैप्पी आएगा। और अगर उन्होंने ईच सिर्फ एक जगह पर यूज किया हुआ है और बाकी सेंटेंस उनका सिंपल है, ईच बॉय, गर्ल, पेरेंट एंड सर्वेंट, फिर भी इज ही आएगा, इज हैप्पी। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है कि जितने भी ये ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, यस यस, बिकॉज वी चूज वन, ट्रू, क्योंकि आप एक को चूज कर रहे हैं ऑप्शंस में से, इस वजह से इनके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे अगर आपका एक और सेंटेंस आ जाए, नथिंग यहाँ पर क्या आएगा, नथिंग बट नॉवेल्स इज माई वीकनेस या आर माई वीकनेस। नथिंग बट नॉवेल्स इज माई वीकनेस, आपका मेन क्लॉज बनता है नथिंग इज माई वीकनेस।
everyone among students was late या were late? Was late. Everyone among students was late. तो इनके बाद यहाँ पर तो आपकी ये फैमिली आ रही है ना, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। तो आपने सिर्फ इसमें से मेन क्लॉज ढूंढना होता है कि मेन क्लॉज क्या है। एवरीवन वाज लेट अमंग स्टूडेंट्स जो है ये वैसे भी नॉन एसेंशियल है। नथिंग इज माय वीकनेस बट नॉवेल्स, ये आपका नॉन एसेंशियल है। नन वाज रेडी, नो वन वाज रेडी, नन ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज, ये आपका नॉन एसेंशियल फ्रेज है। तो ये चीजें होती हैं जिनका आपने ख्याल करना होता है। उसके बाद आगे देखिए तो हमारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं या तो ये दो ब्रैकेट्स के दरमियान में होते हैं या दो कॉमास के दरमियान में, या ऑफ के बाद इनकी लिस्ट दी हुई होती है। जैसे अगर आप सेंटेंस देखें, अली हु इज द ऑनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज इज एन ऑनेस्ट मैन। नॉन एसेंशियल क्या फ्रेज क्या है? हु इज द ऑनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज। आपको वो मिस्टेक कैसे देता है? अली हु इज द ऑनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज के बाद वो कॉमा नहीं लगाएगा, कॉमास वो ऑमिट कर देगा। अली हु इज द ओनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज और एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट्रीज के बाद आर नहीं आएगा, बल्कि अली की वजह से यहाँ पर इज आएगा, यानी आपका मेन क्लॉज है अली इज एन ऑनेस्ट मैन। नॉन एसेंशियल क्या है? हु इज द ओनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज। इसी तरह द फादर ऑफ 6 sons एंड 5 daughters इज इन मेंटल हॉस्पिटल होगा, आर इन मेंटल हॉस्पिटल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मेन क्लॉज क्या है? द फादर इज इन द मेंटल हॉस्पिटल। ऑफ 6 sons एंड 5 daughters ये आपका नॉन एसेंशियल फ्रेज है। इसी तरह अगर आप एक और सेंटेंस देखें, यहां पर बताएं कि क्या आना चाहिए। द पेंटर हु इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर पेंट्स एक्सीलेंट पिक्चर्स आएगा या पेंट एक्सीलेंट पिक्चर आएगा? पेंट्स एक्सीलेंट पिक्चर्स। नॉन एसेंशियल क्या है? हु इज द गुड फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। तो आपका मेन क्लॉज क्या है? द पेंटर पेंट्स एक्सीलेंट पिक्चर्स। तो ये नॉन एसेंशियल फ्रेजेस होते हैं जो कि वो आपको पेपर में देता है। इस चीज का आपने ख्याल करना है कि आपने हमेशा मेन क्लॉज ढूंढना होता है कि मेन आपका सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो कहां पर है सेंटेंस के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें फर्स्ट वर्ड फोकस, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद आप हमेशा, अच्छा बेटा लेट मी एक्सप्लेन इट। यहाँ पर पेंट्स इस वजह से नहीं आए, पेंट इस वजह से नहीं आएगा और पेंट्स इस वजह से आएगा क्योंकि आपका जो मेन क्लॉज है वो है द पेंटर पेंट्स एक्सीलेंट पिक्चर्स। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ आप एस या एस लगाते हैं। ये जो हु इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स है ये आपका नॉन एसेंशियल फ्रेज है, यानी इसको अगर आप डिडक्ट भी कर देते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। सब्जेक्ट आपका मेन क्लॉज था द पेंटर पेंट्स एक्सीलेंट पिक्चर्स, उसने दरमियान में आपको नॉन एसेंशियल फ्रेज डाल दिया है। The painter who is the friend of my brothers
हमने जो सेंटेंसेस किए थे ना, आप इनको उनके साथ मिक्स कर रहे हैं बेटा। आपको जो मैंने सेंटेंस करवाया था ना, जो लास्ट मैंने करवाया था, वो ये था, देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल। यानी आपका मेन सेंटेंस क्या बनता था, पेन एंड अ पेंसिल आर ऑन द टेबल। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो तो उन्होंने पहले ही दे दिया है, पेंटर तो उन्होंने पहले दे दिया है, पिक्चर्स तो आपका ऑब्जेक्ट है। Yes, it is compulsory to put commas before and after non-essential phrases. ये आपने इस चीज का ख्याल अपने करेक्शन के अलावा अपने पंक्चुएशन में भी करना होता है। बेटा आपको समझ आइए कि ये मैं क्या बता रही हूँ, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट आपका पेंटर है और इस पेंटर की वजह से यहाँ पर पेंट्स आएगा। ऊपर जो हमने किया था वो रिवर्स वर्ब अग्रीमेंट था, यानी उन्होंने यहाँ वहां पर क्या किया हुआ था, जो सब्जेक्ट था वो बाद में दिया हुआ था। ओके उसके बाद देखिए फर्स्ट वर्ड फोकस। अगर आपको सब्जेक्ट सेम है और उनको कनेक्ट किया हो अलोंग विद, टुगेदर विद, ऑफ, नथिंग बट, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स या एक्सेप्ट के साथ, तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर अपना वर्ब लगाना होता है। यानी yes, both are correct. There are a pen and a pencil on the table. A pen and pencil are on the table. आपको वो incorrect कैसे करके देता है, there is a pen and a pencil on the table, ये incorrect हो जाएगा, जिसको आपने correct करना होगा। Okay, अब यहाँ पर देखें, the teacher along with his students is happy. are happy नहीं आएगा, स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पर आर नहीं आएगा, बल्कि टीचर की वजह से इज आएगा। अगर यही सेंटेंस उसने एंड के साथ दिया हुआ होता, यानी अगर उसने सेंटेंस दिया होता द टीचर एंड स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर क्या आना था, इज आना था या आर आना था? आर। अगर उसने दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ हो तो आपने क्या करना है, तब तो आपने आर ही लगाना है सब्जेक्ट्स को देखते हुए। लेकिन अगर उसने ये काम नहीं किया हुआ, उसने कनेक्ट किया हुआ है अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, ऑफ के साथ, नॉट के साथ, या जितने भी दिए हुए, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वर्ड को देखकर, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर अपना वर्ब लगाना है। जैसे द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स इज हैप्पी। मेन क्लॉज क्या है, द टीचर इज हैप्पी, अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स नॉन एसेंशियल है। इसी तरह अगला सेंटेंस देखें, आई एज वेल एज ही एम ऑनेस्ट, वर्ब लगाना है। आपको ये वाला सेंटेंस वो इनकरेक्ट करके कैसे देता है, वो आपको देगा I as well as he are honest. आर भी गलत है, और अगर वो आपको दे देता है आई एज वेल एज ही इज ऑनेस्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है, आई एज वेल एज ही एम ऑनेस्ट, यानी आपका मेन क्लॉज क्या है, आई एम ऑनेस्ट। नॉन एसेंशियल क्या है, एज वेल एज ही। और अगर यहाँ पर वो आपको इस तरह से दे, लेट्स सपोज वो आपको देता है he as well as I, फिर यहाँ पर क्या आएगा, is आएगा या am आएगा, या फिर are आएगा? is, he is honest, ये आपका मेन क्लॉज है, he is honest। इनकरेक्ट क्या, अगर यहाँ पर am या are लगा हो तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। as well as I जो है ये आपका नॉन एसेंशियल है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, नथिंग एक्सेप्ट नॉवेल्स प्लीजेस मी। यहाँ पर नॉवेल्स की वजह से प्लीज भी नहीं आएगा, बल्कि नथिंग की वजह से प्लीजेस आएगा।
नथिंग प्लीजेस मी एक्सेप्ट नॉवेल्स जो है ये आपका नॉन एसेंशियल फ्रेज है। इसी तरह अगर आप एक और सेंटेंस देखें, ऑनेस्टी नॉट ट्रायर्स इज स्लैश आर इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर बताएं क्या आना चाहिए, ऑनेस्टी नॉट ट्रायर्स इज इम्पोर्टेंट या आर इम्पोर्टेंट? ऑनेस्टी नॉट ट्रायर्स इज इम्पोर्टेंट। मेन आपका क्या है, ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट। नॉट ट्रायर्स जो है ये आपका नॉन एसेंशियल फ्रेज हो जाएगा। यहां पर बताएं ऑल एक्सेप्ट अली इज स्लैश आर प्रेजेंट। इसमें बताएं क्या आना चाहिए, और आर प्रेजेंट। यस, इनकरेक्ट। नॉन एसेंशियल क्या है, एक्सेप्ट अली, यानी आपका मेन क्लॉज क्या बनता है, ऑल आर प्रेजेंट। वेरी गुड। बेटा आपने जो नॉन एसेंशियल फ्रेजेस होते हैं ना, उसमें आपने ख्याल करना है कि आपने हर जगह पर, यू नॉट सपोज टू पुट कॉमास एवरीवेयर। आई एज वेल एज ही एम ऑनेस्ट एज वेल एज ही, कॉमास में इसको इनक्लोज करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने जो कॉमास जहां पर आपने यूज करने होते हैं ना, ये हम पंक्चुएशन में करेंगे। मैं आपको यहाँ पर अभी सिर्फ अग्रीमेंट मिस्टेक्स करवा रही हूँ, और इनमें वो कभी कभी कॉमास पुट कर देता है और कभी कभी नहीं करता। तो ये आपने इस चीज का ख्याल करना है, उसने कॉमास पुट किए हो या ना किए हो, आपने इस चीज का ख्याल करना है कि आपका मेन क्लॉज क्या है, और उस क्लॉज के मुताबिक क्या उन्होंने वर्ग क्या लगाया हुआ, गलत तो नहीं लगाया हुआ, आपने इस चीज का ख्याल करना है। जो हम पंक्चुएशन करेंगे ना, वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम पहले भी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इनके साथ जब भी आपके दो सब्जेक्ट कनेक्ट हुए हुए होते हैं, तो आपने हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद चलें तो लास्ट वर्ड फोकस है। बेटा पंक्चुएशन ये टॉपिक काफी लंबा है, इसमें टोटल स्लाइड्स भी कुछ ज्यादा ही हैं, लाइक देयर आर ऑलमोस्ट 20 स्लाइड्स इन दिस। तो अभी हम कौन सी स्लाइड के ऊपर हैं, 10th के ऊपर हैं, तो मैक्सिमम हाफ एन आवर तो इसमें लग जाएगा। पंक्चुएशन का टॉपिक मैं कल करवा दूंगी, नेक्स्ट वीक में जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करवा दूंगी। लास्ट वर्ड फोकस की तरफ देखें तो उसमें कुछ अब इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसमें आपने लास्ट वर्ड के ऊपर फोकस करना होता है। बेटा स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी, लास्ट टाइम मुझे भूल गया था और मुझे किसी ने रिमाइंड भी, आज जो मैंने लास्ट टॉपिक करवाया था वो भी, और ये वाला जो टॉपिक करवाया है उसमें भी, ये मैं दोनों की स्लाइड्स आपको शेयर करवा दूंगी और आज पक्का करवा दूंगी। अब पढ़ लें लास्ट वर्ड फोकस की तरफ अगर हम चलें, तो इसमें क्या करना होता है आपने, कि जो लास्ट में आपका नाउन दिया हुआ होता है उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाना होता है। यानी नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, इज हैप्पी नहीं आएगा। बेटा सबको स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, ये सारे कैंपस मैनेजर्स जो होते हैं उनको स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, वो आपके ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। अब थोड़ा सा इजी हो जाए, पढ़ लें, ताकि वो जो आपको फिर क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं आपके स्लाइड्स वाले मैसेज की वजह से। सो सॉरी लास्ट टाइम मुझे भूल गया था, लेकिन आई विल बी शेयरिंग बोथ द, अगर आप लोगों को आज नहीं मिले तो करवा दूंगी। अब लास्ट वर्ड फोकस की तरफ देख लें, इसमें आपने जो लास्ट आपका नाउन दिया हुआ होता है, यानी जो लास्ट सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसके मुताबिक आपने वर्ड लगाना होता है। इसमें आपने फर्स्ट वर्ड फोकस नहीं करना। जैसे
हैप्पी, इज हैप्पी नहीं आएगा, और यहाँ पर आर स्टूडेंट्स की वजह से आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नाइदर द टीचर नोर हिज स्टूडेंट्स नोर द क्लर्क इज प्रेजेंट, इस क्लर्क की वजह से यहाँ पर इज आ रहा है। तो आपने इन चीजों का ख्याल करना है, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनका जब भी पेयर आता है तो इस पेयर में जब भी ये सेंटेंस के अंदर आते हैं तो आपका जो वर्ड होता है ना वो लास्ट वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा होता है, यानी जो आपका लास्ट वर्ड होगा, लास्ट सब्जेक्ट होगा, या जिसको आप लास्ट नाउन कह देते हैं, उसके मुताबिक आपने अपना वर्ड लगाना है। नाइदर द टीचर नोर हिज स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अगर आ जाता नाइदर द टीचर नोर हिज स्टूडेंट, फिर यहाँ पर क्या आना था, आर आना था या इज आना था? यस, इज आना था। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर ही आएगा। तो ये आपका लास्ट वर्ड फोकस है जिसका आपने ख्याल करना है। उसके बाद अगर आगे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कभी कभी एंड के साथ कनेक्ट सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हुआ था। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं कि दोनों दो को उसमें एक ही कॉन्सेप्ट जो दे रहा होगा, जो दो वर्ड्स होंगे जो एंड से कनेक्ट होंगे, वो एक वर्ड की सेंस दे रहे होंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट टू सेंटेंसेस देखें, ब्रेड एंड बटर आर इंक्लूडेड इन द शॉपिंग लिस्ट, इज इंक्लूडेड इन द शॉपिंग लिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रेड एंड बटर जो है ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं, और दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्रेड है और बटर है, ये शॉपिंग लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो इस वजह से यहाँ पर आर आएगा, दो इंग्रेडिएंट्स। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यू आर सपोज्ड टू पुट आर, ब्रेड एंड बटर आर इंक्लूडेड इन द शॉपिंग लिस्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। अब यहाँ पर ब्रेड और बटर से मुराद दो इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बल्कि रोजी रोटी कमाना मुश्किल है। इसका मतलब ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट की सेंस दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। आपको वो मिस्टेक क्या देता है, ब्रेड एंड बटर आर डिफिकल्ट टू अर्न। तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में कि उसने किस चीज की सेंस दी हुई है, आइदर दे आर टू इंग्रेडिएंट्स और they work as a single subject, singular subject। इसी तरह अगला सेंटेंस देखिए, 500 miles are being covered and 500 miles is a long distance। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देंगे तो इज आएगा। जैसे 500 माइल्स एक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है नहीं कहते हम, लेकिन जब हम कवर करते हैं वन बाय वन कर, फिर आप उसको 500 माइल्स आर बीइंग कवर्ड लिखेंगे, इज बीइंग कवर्ड नहीं लिखेंगे। इसी तरह आप अगला सेंटेंस देखें, 50,000 रुपीज आर बीइंग काउंटेड, वन बाय वन करके काउंट कर रहे हैं ना, इस वजह से आप लिखेंगे 50,000 रुपीज आर बीइंग काउंटेड। लेकिन जब आप उसकी सिंगुलर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट देंगे, 50,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट। सिंगुलर सब्जेक्ट का जब भी आप कॉन्सेप्ट देंगे तो आपका वर्ड जो है वो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के तौर पे ले रहे हैं तो फिर उसके साथ आपको जो वर्ड आएगा वो प्लूरल आएगा। और ये आपको कैसे पता चलता है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि ये किस चीज की सेंस दे रहा है। उसके बाद कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि अंग्रेज ऐसे यूज करते हैं, इस वजह से हम भी उनको ऐसे यूज करते हैं। एक ये मिस्टेक भी आई हुई थी पास्ट पेपर्स में, 2 and 2 मेक्स 4 उन्होंने लिखा हुआ था, तो 2 and 2 मेक 4 होता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन होता है, वेट्स फॉर नन नहीं होता। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है, विन द रेस नहीं होता। तो ये तीन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, अगर वो इन तीनों में कुछ आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। चूंकि अंग्रेज इसको ऐसे यूज करते हैं तो इस वजह से हम भी 2 and 2 मेक 4 कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन कहते हैं, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कहते हैं। आर बीइंग काउंटेड, नहीं, इसमें पैसिव वॉइस को तो नहीं देखना आपने, आपने तो अपना सब्जेक्ट के मुताबिक अपना वर्ड लगाना है, और आपने सिर्फ ये देखना है कि वो सेंस किसकी दे रहा है।
वो सिंगुलर यूनिट की सेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट की सेंस दे रहा है, या फिर वो उसको सेपरेटली कवर किया जा रहा है वन बाय वन करके, या वन बाय वन करके काउंट किया जा रहा है, या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, इस चीज का आपने ख्याल करना है। उसके बाद उसके बाद अगर आप आगे चलें तो उसमें फ्रैक्शंस आ जाते हैं। फ्रैक्शंस में आपने अब क्या ख्याल करना होता है, एक मिनट। फ्रैक्शंस में आपने क्या ख्याल करना होता है कि फ्रैक्शंस आप जब भी यूज करते हैं तो उसको हम प्लूरल नहीं बनाते। जैसे हाफ ऑफ, वन, वन, वन थर्ड ऑफ, सॉरी इसके साथ मैंने, आई वाजंट सपोज्ड टू पुट कॉमा हियर, वन थर्ड ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 50% ऑफ, इनको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते। यानी हाफ्स ऑफ नहीं कह सकते, वन थर्ड्स ऑफ नहीं कह सकते, क्वार्टर्स ऑफ नहीं कह सकते। और वर्ब जो आपका इनके बाद आता है फ्रैक्शंस के बाद, वो आपका फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि जो फ्रैक्शन के बाद नाउन होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हाफ ऑफ द प्लेट इज एम्प्टी, हाफ ऑफ द प्लेट आर एम्प्टी नहीं होगा। अगर यहाँ पर आ जाए हाफ ऑफ द प्लेट्स, तो फिर आर एम्प्टी आएगा। आपको वो मिस्टेक कैसे देता है, हाफ ऑफ द प्लेट, हाफ ऑफ द प्लेट्स इज एम्प्टी देगा। तो आपको पता होना चाहिए, या तो आप प्लेट कर दें, या फिर आप उसको प्लेट्स के साथ आर कर दें, या फिर वो आपको देता है हाफ्स ऑफ द प्लेट्स आर एम्प्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस को कभी प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। इस वजह से हाफ ऑफ द प्लेट्स होगा, हाफ्स ऑफ द प्लेट नहीं हो, प्लेट्स नहीं होगा। इसी तरह अगर एक और सेंटेंस हम देखें, राइट, 1/3 ऑफ द स्टेडियम्स, आर फुल आएगा या इज फुल आएगा? 1/3 ऑफ द स्टेडियम्स आर फुल। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेडियम होता तो फिर क्या आना था, 1/3 ऑफ द स्टेडियम इज फुल। यहाँ पर वर्ड डिपेंड्स ऑन द नाउन प्रेजेंट आफ्टर फ्रैक्शन। तो यही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फ्रैक्शंस को प्लूरलाइज आप नहीं कर सकते, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपका ये वाला वर्ब आ रहा है इज, ये आपका इस नाउन के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो फ्रैक्शन के बाद आ रही है। यानी जिस तरह हमने ये सेंटेंस लिखा था 1/3 ऑफ द स्टेडियम इज फुल, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्टेडियम्स लिख दूंगी तो इसके मुताबिक यहाँ पर आर आना चाहिए, 1/3 ऑफ द स्टेडियम्स आर फुल। यानी इस नाउन को देखते हुए हम अपना वर्ब लगाएंगे। ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के बाद जो नाउन आ रहा है उस नाउन को देखते हुए आप अपना वर्ब लगाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कलेक्टिव नाउन एग्रीमेंट है। कलेक्टिव नाउन एग्रीमेंट, कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं? जब भी हम किसी ग्रुप को कोई नाम दे देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम टीम कहते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस को हम ज्यूरी कह देते हैं। इसी तरह ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आप आर्मी कहते हैं। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन्स। लाइक आप जब भी किसी को, किसी ग्रुप को कोई नाम दे देते हैं तो वो आपका कलेक्टिव नाउन्स बन जाते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, दो तरह के कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल कलेक्टिव नाउन्स और एक होते हैं फिक्स्ड कलेक्टिव नाउन्स। अगर आप सिंपल कलेक्टिव नाउन्स की बात करें, सिंपल कलेक्टिव नाउन्स में अब क्या होता है कि उन्होंने आपको, अगर तो उनके दरमियान में यूनिटी है, यानी वो जितने भी हैं वो सारे
just a minute. सिंपल कलेक्टिव नाउन्स, अगर इनके दरमियान में यूनिटी है तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर इनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, यानी जो ग्रुप है वो एक ही एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे या एक ही डिसीजन नहीं ले रहे, उनके दरमियान में कोई डिसएग्रीमेंट आ गया है, तो उसके बाद आपका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। अब हम इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखें, द ज्यूरी इज यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन। ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस होता है, जब वो अपने डिसीजन में यूनाइटेड है यानी उनका एक ही डिसीजन है तो उसके साथ आ जाएगा द ज्यूरी इज यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन। लेकिन अगर कुछ जजेस हैं उनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, यानी ग्रुप ऑफ जजेस बैठे हुए हैं, ज्यूरी बैठी हुई है, उसमें हाफ जजेस का जो डिसीजन है, यानी या हाफ में से क्या 2-3 का ही डिसीजन जो है वो अलग आ जाता है, वो अलग लेते हैं डिसीजन, डिफरेंट लेते हैं, तो इसका मतलब है वो जो ग्रुप ऑफ जजेस बैठे हुए हैं, तो ज्यूरी बैठी हुई है, उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट हो गया। अब उस डिसएग्रीमेंट की वजह से आप उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। इसी तरह अगर आपका सेंटेंस आ जाता है, टीम होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को कहते हैं आप, अगर तो उनके दरमियान में यूनिटी है, द टीम इज प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंडिया। अब यहाँ पर टीम जो है वो यूनाइटेड है, यानी सारे प्लेयर्स जो हैं उनका एक ही मोटिव है, वो यूनाइट होकर खेल रहे हैं, उनके दरमियान में यूनिटी है, तो आप देखेंगे द टीम इज प्लेइंग वेल। लेकिन अगर उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट है, यानी जो टीम के मेंबर्स हैं वो बिखरे हुए हैं और सेपरेटली बिखरे हुए हैं, यानी वो एक ही काम, लेट्स सपोज उनके दरमियान में आपस में इकट्ठे यूनिटी नहीं है, तो उसके लिए उसके बाद आप आर यूज करेंगे, यानी उसके बाद जो वर्ब आप यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखें, द टीम आर इंजॉइंग डिनर विद देयर फैमिलीज। द टीम आर इंजॉइंग डिनर विद देयर फैमिलीज, इट मींस कि जो हर टीम का मेंबर है वो सारे इकट्ठे नहीं हैं, सारे टीम के मेंबर्स जो हैं वो सेपरेटली अपनी अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट देखकर पता चलती हैं। तो इस चीज का यस, इट इज मस्ट। आर्टिकल्स का टॉपिक मैंने आपको करवाया था और उसमें मैंने बताया था कि आपने आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं लगाने होते, तो मेरे ख्याल से आपको वो डॉक्यूमेंट मिल गया होगा, उसको आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, उससे ना आपको आर्टिकल्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द टीम आर इंटरेस्ट। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, अगर इस सेंटेंस के अंदर अगर इस सेंटेंस के अंदर विद देयर फैमिलीज ना होता तो आप क्या करते? फिर यहाँ पर इज आना था या आर आना था? यस, द टीम इज एंजॉइंग डिनर, इट मींस उनके दरमियान में अब यूनिटी है। लेकिन अगर आगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिसएग्रीमेंट शो हो रहा है, इट मींस कि आप उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगाएंगे। ये तो आपके सिंपल कलेक्टिव नाउन्स हो गए। उसके बाद अगर आप फिक्स्ड कलेक्टिव नाउन्स की तरफ आते हैं तो फिक्स्ड कलेक्टिव नाउन्स में ना एक ग्रुप दिया हुआ है, इसके अलावा जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन्स होंगे वो आपके सिंगुलर ही होंगे, सॉरी सिंगुलर कह रही हूँ, वो आपके सिंपल कलेक्टिव नाउन्स ही होंगे। बेटा अगर वो कोच के साथ एंजॉय कर रही है टीम तो इट मींस कि उनके दरमियान में स्टिल यूनिटी है, सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। टीम तो एक ही है ना, जब उनके दरमियान में यूनिटी है, तो टीम इज एंजॉइंग डिनर विद इट्स कोच। क्लियर?
ओके, उसके बाद आपके फिक्स कलेक्टिव नाउन्स आ जाते हैं। फिक्स कलेक्टिव नाउन्स में देखें कौन कौन से होते हैं। पुलिस, क्लर्जी, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट को आप कहते हैं क्लर्जी। पीपल, ग्रुप ऑफ पर्संस को कहते हैं। कैटल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को। वर्मेन, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को। फ्लोरा, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। फौना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। पोल्ट्री, चिकन के ग्रुप को, ये आपको पता होगा। जेंट्री, ग्रुप ऑफ रिच पीपल होता है। और पर्सोनल जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं। इनके बाद इनके दरमियान में बेशक यूनिटी हो या फिर इनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट हो, वर्ब जो होगा वो हमेशा इसके बाद प्लूरल ही आएगा। बल्कि एक और सेंटेंस हम यहाँ पर लिखते हैं। अब बताएं, द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड आएगा, द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यूनिटी है इनके दरमियान में। दूसरा सेंटेंस देखें, द हर्ड is running in different directions after seeing the wolf. Here the herd are running in different directions after seeing the wolf. The herd are running in different directions after seeing the wolf. तो ये आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। उसके बाद फिक्स कलेक्टिव नाउन्स में मैंने आपको बता दिया है कि इनके दरमियान में बेशक यूनिटी हो या इनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट हो, वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही आएगा। जैसे द क्लर्जी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 14th century were corrupt. The cattle are grazing in the field. अच्छा, इसमें जैसे the vermin are destroying the crops. The gentry are enjoying summer vacation. Is enjoying summer vacation नहीं होगा, the vermin is destroying crops नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो फिक्स्ड कलेक्टिव नाउन्स का ग्रुप है, इनके बाद आपका जो वर्ब आएगा ये हमेशा प्लूरल आएगा, पहली बात। और दूसरा, इसमें सिर्फ पुलिस है जिसमें आपका जो वर्ब होता है वो वेरी कर रहा होता है। आपने कहीं कहीं पर पुलिस के साथ इस लगा हुआ भी देखा होगा, तो उसकी आप सेंस कब उठाते हैं कि वहां पर इस कब आएगा, आर कब आएगा। तो जब भी आप पुलिस की बात कर रहे हैं, सिंपल पुलिस की बात कर रहे हैं और उससे मुराद पुलिस मैन है, यानी जो पुलिसमैन होते हैं वो, फिर आप आर लगाएंगे। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, the police is chasing the thieves नहीं होगा, the police are chasing the thieves, it means the policemen are chasing the thieves। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ आप इज यूज करेंगे। जैसे पंजाब पुलिस इज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड, यानी इसमें मुराद पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा होता है, उसमें चेंजेस लाई जा रही होती हैं, तो फिर उसके साथ आप इज यूज करेंगे, पंजाब पुलिस इज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड। अगर बेटा यहाँ पर ना आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है, अगर सेंटेंस आपका ये होता, लेट्स सपोज, इसी की ही मैं एग्जांपल और देती हूँ आपको जस्ट टू मेक इट क्लियर। यहाँ पर पंजाब पुलिस से क्या मुराद है कि पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वो चेस कर रहा है थीव्स को? नो, इसका मतलब है पंजाब के जो पुलिसमैन हैं वो चेस कर रहे हैं थीव्स को। तो यहाँ पर आपकी जो सेंस आएगी वो आर की आएगी, पंजाब पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। इसका मतलब जो पंजाब में जो पंजाब के पुलिसमैन हैं वो थीव्स को चेस कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि इसमें इज आएगा या आर आएगा। अगर सेंस पुलिस की पुलिस मैन है, इट मींस कि यहाँ पर आर आएगा। लेकिन अगर
किसी एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है फिर आप इस लगाएंगे। अब पंजाब पुलिस इज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड, इट मींस कि जो पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है उसके अंदर चेंजेस की जा रही हैं। इट डजंट मीन कि जो पंजाब पुलिस में जो लोग हैं यानी पुलिस मैन हैं उनके अंदर चेंजेस की जा रही है। इट डजंट मीन दैट। इज इट क्लियर नाउ कि पंजाब पुलिस के साथ प्लूरल कब आएगा? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जब बात हो रही होती है और डिपार्टमेंट को चेंज करने की बात की जा रही होती है तब सिंगुलर कॉन्सेप्ट यूज होता है, तब इज आएगा। लेकिन जब भी सेंस पुलिस मैन की होगी, बेशक वो पंजाब पुलिस है, सेंट पुलिस है और व्हाटएवर, तब आपने सेंस जब पुलिस मैन की होगी तब आपने उसके साथ आर यूज करना है। इज इट क्लियर नाउ? यस, ये भी ठीक होगा। फिर भी ये ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर पुलिस मैन नहीं आ रहा। लाइक अगर आपका सिंपल आ जाता है पुलिस इज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड तो भी ठीक है, यानी पूरी पुलिस में पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर चेंजेस की जा रही है, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, यानी पूरे किसी भी स्टेट का कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट है उसके अंदर चेंजेस की जा रही है, तो पुलिस इज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड। लेकिन वो इतने वेग सेंटेंसेस आपको देता नहीं है, वो आपको क्लियर सेंटेंसेस देता है, वो आपको मेंशन करके देता है ताकि आप अगर उसके अंदर क्योंकि बिकॉज वो चाह रहा है कि आप प्रॉब्लम देखिए और उसको ठीक कर दें, तो वो आपको वीक सेंटेंसेस उसमें नहीं देगा, वो आपको सिंपल सेंटेंसेस देगा, सिंपल बट डिफिकल्ट अगर आपको समझ नहीं आती चीजों की। तो आपने सिर्फ सेंस उठानी है कि सेंस क्या है, पुलिस मैन की सेंस है तो फिर तो उसके साथ आप आर ही लगाएंगे। लेकिन अगर पुलिस मैन की सेंस नहीं है, किसी पुलिस डिपार्टमेंट की सेंस है और उसके उसके अंदर पुलिस मैन को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो किसी को चेज नहीं कर रहे, वो कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि उस डिपार्टमेंट को चेंज किया जा रहा है, तो फिर आप उसके साथ इज यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट देखें तो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु और whom जो है ये आप ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, विच आप नॉन ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, और हुज जो है ये आप पोजेशन के लिए यूज करते हैं। पोजेशन में ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस दोनों आ जाते हैं। सेंटेंस देखें, दिस इज, अच्छा हु और whom में क्या फर्क है? हु आप जब भी सब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो आप हु यूज करेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तब आप whom यूज करेंगे। जैसे दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। इसकी जगह पर एक और सेंटेंस भी जरा मैं लिख दूं। दिस इज द जज हु पनिश द थीफ। बेटा क्लास को फिर यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप लोगों ने जाना है, एकेडमी जाना है, तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम यहीं से ही कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। ये वाले जो लास्ट कुछ स्लाइड्स रह गई हैं ये मैं चाह रही थी कि आज ही कवर कर दूं, लेकिन अगर आप लोगों ने एकेडमी जाना है तो नो इशू, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। असल में मैंने इसको पूरी 12 बजे स्टार्ट कर देना था, लेकिन वहाँ हेड ऑफिस में इंटरनेट का इशू था जिसकी वजह से मुझे कोई होस्ट नहीं बना रहा था, तो फिर वो मैंने एक स्टूडेंट को कहा था, उन्होंने होस्ट बनाया था मुझे। जी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, लास्ट वाली भी शेयर कर दूंगी। आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर दो स्लाइड्स विद यू पीपल, बट आई विल शेयर देम नाउ। मैं आज शेयर कर देती हूँ, आज ही आपको 10-15 मिनट के अंदर मिल जाएंगे और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। रिलेटिव प्रोनाउन से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक का तो मुझसे पूछ लें, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ कर दें।